ऑपरेशन ऑल आउट और ज़ीरो टॉलरेंस, इस तरह की टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था ये बताने के लिए कि कश्मीर में आतंक का सफाया हो गया है और जम्मू कश्मीर जो है वो नई राह पर चल गया है। सीरीज़ ऑफ लेकिन अटैक्स हुए हैं जब से नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार दिल्ली में काबिज़ हुई है। यहाँ पर सीरीज़ ऑफ अटैक्स जो है वो वहाँ पर हुए हैं, एक नहीं दो नहीं कई अटैक्स हुए हैं जिसमें 18 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं और 39 जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं यानी ज़ख्मी हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम चर्चा करेंगे कि क्या इन अटैक्स के पीछे लीडरशिप क्राइसिस है या फिर इंटेलिजेंस फेलियर है या फिर ट्रूप्स की मौजूदगी इन इलाकों में कम है जिसके चलते ये हमले जो हैं वो अक्सर आमूमन कहीं भी हो रहे हैं। दरअसल अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की मिलिटेंसी के बारे में, इतिहास के बारे में, आतंक के बारे में, तो साफ पता चलता है कि कोई भी पॉलिसी जो है वो वहाँ पर सफल नहीं हो सकती जब तक आप वहाँ की आवाम को अपने साथ ना लेकर चलें, उनका भरोसा ना जीत लें। कोई भी पॉलिसी जो है वो वहाँ पर कामयाब नहीं हुई है। ये इतिहास जो है वो इस बात की गवाही देता है। लेकिन हाल फिलहाल में हमने देखा है कि केंद्र सरकार जो है वो सीधे सीधे वहाँ के नुमाइंदों पर निशाना साध रही है, वहाँ पे पॉलिटिशियंस पर निशाना साध रही है। कभी उन्हें भ्रष्ट कहती है, कभी उन्हें डायनास्ट कहती है, कभी उन्हें पाकिस्तान का एजेंट कहती है, जिसके ऊपर वहाँ के लीडर्स जो हैं, वहाँ के लोकल्स जो हैं वो कुछ खफा हैं। उनका कहना है कि अगर किसी के खिलाफ कोई जो है मसला है, किसी के खिलाफ कोई केस है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। सभी को इस तरह से जो है वो मापना नहीं चाहिए। तो पहली बात जो बार बार वो जिक्र कर रहे हैं कि लोकल्स से इंगेजमेंट जो है वो दोबारा से शुरू की जाए, उनका भरोसा जीता जाए, लीडर्स जो हैं उन्हें दोबारा से अपने साथ बिठाया जाए और आगे का क्या रास्ता है उसके बारे में जिक्र किया जाए। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो वहाँ के दो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, महबूबा मुफ्ती हो या उमर अब्दुल्ला हो, वो सीधे सीधे निशाना जो है वो केंद्र सरकार पर जो है वो लगा रहे हैं। महबूबा मुफ्ती की अगर बात करें तो वो खिलाफत जो है उन्होंने उसका बिगुल बजा दिया है। उन्होंने कहा है कि लोगों को जिस तरह से ये नॉर्मलसी दिखाने की कोशिश की जा रही है उसके खिलाफ जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो सीधा हवाला दे रही हैं जो अभी हाल फिलहाल में वहाँ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने एक नया एक्ट जो है वो वहाँ पर लागू किया है, एनिमी एजेंट्स ऑर्डिनेंस एक्ट। उनका ये कहना है कि ये बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है, वो यूएपीए से भी सख्त लॉ है और महाराजाओं के टाइम का लॉ है जो ये केंद्र सरकार लेकर आई है और ये ही इस बात को निगेट करता है कि वो वहाँ पर नॉर्मलसी है। तो ये महबूबा मुफ्ती की तरफ से उन्होंने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला का कहना है कि जब ये अटैक्स हो रहे थे तो वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जो उनको एडवाइस करते हैं, वो एडवाइजर्स जो हैं वो गोल्फ खेलने में व्यस्त थे। तो सीधा निशाना जो है वहाँ के प्रशासन के ऊपर जो है वो उमर अब्दुल्ला लगा रहे हैं। तो जो एक तलवारें हैं वो खिंच गई हैं, जो बिसात है वो बिछ गई है और साथ में एक दूसरे के ऊपर जो है इन हमलों को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। बेशक से जो वहाँ का आवाम है वो कह रहा है, उनसे जब बात करो तो वो सीधा सीधा बोलता है कि जो हालात हैं वो इस बात को सपोर्ट करते हैं कि मिलिटेंसी जो है वो राइज होगी ही होगी, यानी उसका ग्राफ ऊपर जाएगा ही जाएगा। दो तीन बातें जो हैं वो खुलकर बोलते हैं। उनका कहना था कि 2020 के बाद से जब गलवान हुआ तब वहाँ से साइजेबल चंक ऑफ फोर्सेस सिक्योरिटी ग्रिड से, काउंटर टेरर ग्रिड से निकाल ली गई थी और उन्हें ईस्टर्न लद्दाख में पोस्ट कर दिया गया था, क्योंकि ये माना जा रहा था कि जम्मू के इन इलाकों में आतंक खत्म हो गया है, इसलिए फौज जो है वो वहाँ पर बेवजह बैठी हुई है, इसलिए उन्हें वहाँ से निकाल कर ले गए थे और ईस्टर्न लद्दाख में पोस्ट कर दिया था। हिंटरलैंड में जो फौज की मौजूदगी थी वो कम हो गई थी। एरिया ऑफ ऑपरेशन जो वहाँ पे सेना के कर्मी वहाँ पर तैनात हैं वो साफ तौर पे बोलते हैं कि जो उनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो सडनली 200 किलोमीटर से बढ़कर 600 किलोमीटर हो गया था, जिसके चलते जो वो रेगुलर पेट्रोल्स करते थे, रेगुलर एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस करते थे, वो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका एरिया जो है वो बहुत वास्ट हो गया था।
ट्रूप डेंसिटी जो है वो रिड्यूस हो गई थी, यानी फौज की मौजूदगी जो है वो वहाँ पर कम हो गई थी। लोकल से अगर वहाँ पर आप बात करो तो वो बताते हैं कि पहले जिन इलाकों में पुलिस स्टेशन या पुलिस चौकी दिखाई पड़ती थी या फौज के कैंप दिखाई पड़ते थे, अब वो अबैंडेंड है, वो वहाँ पर है ही नहीं। इसका फ़ायदा जो है आतंकियों ने उठाया और उन्होंने, क्योंकि ये इलाका जो है ये घने जंगलों का इलाका है, नेचुरल केव्स हैं यहाँ पर, तो वो उन्होंने फ़ायदा उठाया और वो वहाँ पर उन्होंने आकर अपना जो वहाँ पे कैंप्स बना लिए या फिर छुपने की जगह जो है उन्होंने ढूंढ ली। साथ में लोगों का ये भी कहना है कि जब इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती थी, पेट्रोलिंग या एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेज होती थी, तो आर्मी हो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हो, वो लोकल लोगों के साथ इंगेज करते थे, जानकारी लेते थे और उसे आगे पास करते थे। यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता था इस सारे सिक्योरिटी ग्रिड में, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन जो देते थे वो सटीक इन्फॉर्मेशन देते थे। लेकिन क्योंकि अब एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है, जो डिफ़िकल्टीज़ हैं यानी मुश्किलें हैं, सेना के लिए भी बहुत मुश्किलें हैं, क्योंकि ये टोपोग्राफी जो है बहुत मुश्किल है। यानी एक बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद ही वो जो है रेगुलर पेट्रोल कर पाते थे, तो अमूमन तौर पर वो जाते भी नहीं थे क्योंकि ये एरिया जो है बहुत डिफ़िकल्ट है। तो वैक्यूम जो है वो बढ़ता चला गया। साथ में उनका ये भी कहना है कि जो जम्मू एरिया की जो बाउंड्रीज़ हैं वो फौज की अगर हम भाषा में बात करें तो वो नॉर्दर्न और वेस्टर्न कमांड जो है वो कई एरियाज़ में जो है उसका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन जम्मू के एरिया में। लेकिन कई बार जो है वो ओवरलैपिंग हो जाती थी, कई बार जो है ज्यूरिसडिक्शन को लेकर प्रॉब्लम हो जाती थी। साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम बात करें पुलिस की या फिर लोकल प्रशासन की, तो उनकी बाउंड्रीज जो हैं वो वेल डिफाइंड है। यानी ये डिस्ट्रिक्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट का ये मालिक है, यानी ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, ये पुलिस का एसपी है, वो क्लियरली डिफाइंड होता है कि किसके पास अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आपको लेकर जाना है। लेकिन फौज क्योंकि वहाँ पर थी ही नहीं, उसकी मौजूदगी ही नहीं थी, तो अगर जानकारी भी कोई देना चाहता था तो वो किसको दे, ये भी एक दिक्कत होती थी। साथ में यहाँ पे एक और बड़ी चिंता की बात है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो पहले आवाम का भरोसा जो है बहुत जीत चुकी थी, लोग उस तक आते थे, चाहे चरवाहे हों, शेपर्ड्स हों या लोकल्स हों, बकरवाल्स हों, कोई भी अगर मूवमेंट अननोन मूवमेंट वो इस इलाके में देखते थे तो वो आकर जानकारी पुलिस को या आर्मी को देते थे। लेकिन अब जो है वो साइलेंट डिसेंट वहाँ पर चल रहा है, ये जानकारियाँ जो हैं वो लोकल पुलिस तक भी नहीं पहुँच पा रही हैं। इसे लेकर केंद्र जो है वो बहुत चिंतित है। ये भी बताया जा रहा है कि पहले पैसे लेकर भी जो जानकारियाँ जो हासिल की जाती थी या साझा की जाती थी, जो सोर्सेज थे वो जानकारियाँ साझा करते थे, सेना के साथ हो या सुरक्षा बलों के साथ हो, वो अब पैसे लेकर भी जानकारियाँ जो हैं वो हासिल जो है वो नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? इसके पीछे सीधी जो एक असेसमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की, उनका कहना है कि लोग जो हैं वो एथनिक और रिलीजन लाइंस पे डिवाइड हो गए हैं, जिसके चलते इस तरह की जानकारी जो है वो किसी को आगे नहीं दे रहे। तीसरी एक बड़ी खामी ये है कि जो फोर्सेस हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, जिनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ज़्यादा टेक्निकल बेस्ड इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो हैं वो कर रहे हैं, यानी टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निर्भर हैं। क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस आ नहीं रहा तो टेक्नोलॉजी पर ये लोग ज़्यादा निर्भर हैं। तो ज़्यादा कार्रवाई सोशल मीडिया हैंडल्स पर हो रही है, ज़्यादा कार्रवाई टेलीग्राम चैनल्स पर हो रही है। हाल फिलहाल में हमने ये देखा था कि जब हमले हुए थे तो आतंकियों ने कुछ उसकी लाइव तस्वीरें जो है वो टेलीग्राम चैनल्स पर ब्रॉडकास्ट भी की थी। ये जब जानकारी सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची तो उन्होंने कुछ हैंडल्स जो हैं वो ब्लॉक भी किए थे। तब जांच में ये सामने आया था कि ये बल्क में ये चैनल्स या ये हैंडल्स जो हैं वो विदेशों से ऑपरेट हो रहे थे, ऐसी जानकारी सामने आई थी। तो ये भी एक चिंता की बात है। एक और बात जो
सामने आ रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जम्मू कश्मीर आर स्वेन ने जिसका इंडिकेशन दिया है, उन्होंने कहा है कि ये आतंकी जो हैं वो जम्मू कश्मीर के इलाके से नहीं, कुछ जो हैं पंजाब के इलाके से भी आ रहे हैं। तो पंजाब के इलाके से कहाँ आ रहे हैं? क्योंकि वहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है, वहाँ पे नाले हैं, नदियाँ हैं, कुछ समय पहले तक वो सूखे पड़े थे, हालांकि अब पानी है। तो इन इलाकों से भी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो हो रही है, ऐसा जम्मू कश्मीर के पुलिस के जो मुखिया हैं यानी डीजीपी हैं उनका मानना है। साथ में जेकेपी यानी जम्मू कश्मीर पुलिस का ये भी कहना है कि कुछ सरेंडर मिलिटेंट्स जो हैं वो ओवरग्राउंड वर्कर्स के तहत काम कर रहे हैं, यानी जो मिलिटेंट्स जो इतने सारे इन्फिल्ट्रेट कर इस एरिया में घूम रहे हैं, चाहे वो राजौरी हो, पुंछ हो, डोडा हो, कठुआ हो, रियासी हो, इन घने जंगलों में साउथ ऑफ पीर पंजाल में घूम रहे हैं। तो इनकी मदद कौन कर रहा है? इनकी मदद ये ओवरग्राउंड वर्कर्स कर रहे हैं। ऐसा जम्मू कश्मीर की पुलिस में की जांच जो है वो बताती है। यही वजह है कि उनका कहना है कि कोई भी अगर मदद करेगा तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर हमें कासो के बारे में भी डिस्कशन करने की ज़रूरत है। कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशंस, ये ऐसे ऑपरेशंस होते हैं कि मिलिट्री आर्मी जो है वो एक एरिया को आइडेंटिफाई कर लेती है, उसके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर लेती है और फिर वहाँ पे सर्च ऑपरेशंस जो है वो चलाती है। हालांकि जब 2000 से ये ऑपरेशंस ऐसे चलते हैं, कासो ऑपरेशंस, लेकिन ये 2000 में बंद कर दिए गए थे क्योंकि वहाँ के लोगों ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। लेकिन 2018 से आर्मी ने दोबारा से कासो जो है वो करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन नतीजा क्या हो रहा है? नतीजा ये हो रहा है जो चौंकाने वाला है। जुलाई 15 की मुठभेड़ में साफ हो गया कि इसी तरह के एक ऑपरेशन में एम्बुश में हमारे 4 जवान जो हैं वो शहीद हुए, जिनमें एक जो था वो एक कैप्टन था। ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था, खुद आर्मी ने ट्वीट कर ये जानकारी दी थी। तो ये भी जो है घातक साबित हो रहे हैं सेना के लिए, सुरक्षा बलों के लिए। एक्सपर्ट्स का जब उनसे बात करो तो उनका ये कहना है कि इस पूरी कार्रवाई से ये भारत की जो काउंटर टेररिज्म की कैपेबिलिटी है उस पर ही सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि भारत की सेना जो है वो काफ़ी सक्षम और अच्छी सेना मानी जाती है। और जिस तरह से अभी हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जिस तरह से अटैक्स हुए हैं, मोदी 3.0 के आने के बाद, यानी तीसरी बार जब से मोदी सरकार ने शपथ ली है 9 जून के बाद, 18 जवान शहीद हुए हैं और 39 जो हैं वो घायल हुए हैं। तो ये सवाल जो है इंडिया के काउंटर टेररिज्म कैपेबिलिटी पे उठाते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा नाम जो है वो है पाकिस्तान का। सब लोग बोल रहे हैं कि पाकिस्तान से ये टेरर जो है वो एक्सपोर्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान ऐसा क्यों कर रहा है? इससे जब आप एक्सपर्ट से बात करो तो उनका ये कहना है कि पाकिस्तान बताना चाहता है कि वो कश्मीर के मसले में एक पार्टी है, यानी अगर कश्मीर के मसले के ऊपर कभी बातचीत होगी तो पाकिस्तान से बातचीत होना बहुत ज़रूरी है। तो पाकिस्तान अपनी जो एक पहचान है, जो अपनी आइडेंटिटी है, वो इस मसले पर खोना नहीं चाहता। यही वजह है कि लोकसभा के इलेक्शंस के बाद वो ज़्यादा इस तरह के अटैक्स जो हैं वो वहाँ पर करवा रहा है। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान का ये भी आरोप है कि भारत कुछ वहाँ पर जो है किलिंग्स करवा रहा था। हालांकि भारत इस बात से सिरे से जो है वो खारिज करता है, वो कह रहा है कि ऐसा नहीं करना था, ऐसा भारत की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर उठता है कि पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा, पाकिस्तान कुछ गड़बड़ी करेगा, ये सुरक्षा बलों को पहले से ही एंटिसिपेट करना था। पहले से ही उन्हें पता था कि पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के मसले को इतनी आसानी से खत्म नहीं होना देगा। यहाँ पर ये भी पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि जो आतंकी मारे जा रहे हैं इनके पास बहुत ही मॉडर्न वेपन्स हैं। जो डोडा और हीरानगर में इनकाउंटर हुआ था उसमें ये सामने आया था कि जो आतंकी मारे गए थे उनके पास M4 असॉल्ट राइफल्स थी, साथ में थर्मल इमेजिंग की भी इक्विपमेंट जो थे वो उनके पास थे। ये जो रिकवरीज हुए ये सीधा रिश्ता जो है अफगानिस्तान के साथ जोड़ती हैं, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने ये इस तरह की वेपनरी जो है वो वहाँ पर वहाँ के फाइटर्स को दी हुई थी। अब ये जो वेपनरी है या ये कहें ये जो टेक्नोलॉजी है वहाँ से स्मगल होकर इंडिया तक पहुँच रही है, तो ये भी एक चिंता की बात है। तो सवाल अब यहाँ पे ये उठता है, हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर भारत को करना क्या चाहिए।
तो इसके ऊपर जिन भी लोगों से मैंने बात की तो उनका ये कहना है कि सबसे पहली कोशिश जो है वो ये करनी चाहिए कि वहाँ के आवाम का भरोसा जो है दोबारा से जीतना चाहिए। हालांकि ये जो भरोसा है भारत सरकार जीत चुकी है, लेकिन दोबारा से अपनी पैठ जो है उसके बीच में गहरी करनी चाहिए। जो इन्फॉर्मेशन लोकल्स इजीली प्रोवाइड करते थे सिक्योरिटी फोर्सेस को, अब वो क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे वजह जानने की जो है कोशिश करनी चाहिए। साथ में ये असेंबली चुनाव को लेकर ये पूरी की पूरी क्या ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव होने हैं। तो ये क्या कार्रवाई इसलिए की जा रही है कि वहाँ पे चुनाव ना हो। भारत सरकार को इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर चुनाव जल्दी हो ताकि लोग अपनी नुमाइंदगी वहाँ पर खुद करें। यही एक तरीका है कि लोगों का विश्वास जीतने का, लोगों का भरोसा जीतने का। साथ में कुछ फ्रेंडली कंट्रीज जो हैं भारत की, बेशक से इंडिया और पाकिस्तान का बायलैटरल इशू है, लेकिन कुछ फ्रेंडली कंट्रीज हैं जिसमें यूएई का नाम आता है। जब सीज फायर हुआ था 2021 में तो बैकडोर चैनल से यूएई ने भी मदद की थी सीज फायर घोषित करवाने में। तो क्या, क्योंकि मसला अब गंभीर होता चला जा रहा है, तो क्या भारत को बैकडोर चैनल्स में ही फ्रेंडली कंट्रीज जिसमें यूएई भी शामिल है उनकी मदद लेनी चाहिए, ताकि जो एक नॉर्मल सी जो है इन इलाकों में दोबारा से बहाल की जाए। क्योंकि यहाँ पे मीटिंग्स ज़रूर हो रही हैं। हमने वीकेंड पे देखा केंद्रीय गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मीटिंग ली, जम्मू में जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीटिंग ली, फिर जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने मीटिंग ली। तो मीटिंग्स का दौर काफ़ी जो है वो चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल जो एक कदम उठाने की ज़रूरत है प्रशासन को कि लोगों का भरोसा वो दोबारा से जीत सके। इसके लिए वहाँ पर जो चुनाव हैं जल्द से जल्द करवाए जाने चाहिए ताकि लोग अपनी जो नुमाइंदगी है वो अपने आप खुद करें। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी इस बात का भरोसा दिला चुके हैं। अब लोग वहाँ के यही पूछ रहे हैं कि क्या वो अपनी बात पर टिके रहेंगे और वहाँ पर जो चुनाव हैं जल्द से जल्द करवाएंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, आज मेरे साथ नीता के रडार पर इतना ही। नमस्कार।